हेलो एवरीवन, मैं ग्रीष्मा सिंह डिजिटल प्लेटफॉर्म 12 प्लस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में या फिर मानव के उद्विकास के बारे में, यानी कि किस तरह से एप लाइक एंसेस्टर से ह्यूमन जो है वो इवॉल्व हुए हैं या फिर हम कहें कपि समान पूर्वजों से मानव का उद्विकास किस तरह से हुआ है, हम उसके बारे में बात करेंगे। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से। यह पीपीटी जो है वो दोनों ही मीडियम वालों के लिए प्रिपेयर की गई है। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ मैन इन दी एनिमल किंगडम, यानी कि जंतु जगत में मानव के वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला किंगडम जो है वो कौन सा रहेगा? किंगडम रहता है एनिमेलिया या फिर हम कहें जगत जो है वो कौन सा है? जंतु जगत। देन हम बात करें सब किंगडम जो है वो कौन सा रहता है? मेटाजोआ। मेटाजोआ जिसमें कि सभी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं, या फिर हम कहें जो उप जगत मेटाजोआ है उसमें हम सभी बहुकोशिकीय जीवों को शामिल करते हैं। फाइलम कौन सा रहता है इसका? कॉर्डेटा, जिसमें कि बायलेटरली सिमेट्रिकल जो एनिमल्स रहते हैं वो इसमें रखे जाते हैं, या फिर हम कहें द्विपार्श्वीय सममित जो जीव है वो सब फाइलम कॉर्डेटा में रखे जाएंगे। द्विपार्श्वीय सममिति क्या होती है? यानी कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को या फिर किसी भी एनिमल को एक प्लेन से कट करें, यानी कि माउथ पार्ट से लगा के एनस पार्ट तक अगर कट किया जाए तो वो दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएंगे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? बायलेटरली सिमेट्रिकल या फिर द्विपार्श्वीय सममित कहते हैं। फिर हम बात करें सब फाइलम जो है वो इनका कौन सा रहता है? वर्टिब्रेटा, यानी कि उपसंग इसका कौन सा रहेगा? वर्टिब्रेटा, जिसमें कि सभी फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टिलियंस एंड जो बर्ड्स है वो इसमें इंक्लूडेड देखे जाते हैं। देन हम बात करें क्लास कौन सी है, तो क्लास इसकी रहती है मैमेलिया, या फिर हम कहें इसका वर्ग जो है वो कौन सा है? स्तनधारी, जिसमें कि मार्शुपियल्स और एग लेइंग मैमल्स जो है वो इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। देन हम बात करें सब क्लास कौन सी है इसकी? सब क्लास है यूथीरिया, जिसमें कि कौन आएंगे? रोडेंट्स एंड कार्निवोर्स जो है वो सब क्लास यूथीरिया में रखे जाते हैं या फिर उपवर्ग यूथीरिया में आएंगे। देन हम बात करें ऑर्डर या गण कौन सा है इसका? ऑर्डर रहता है प्राइमेट्स, जिसमें कि कौन आएंगे? टार्शियर्स, लेम्यूर्स एंड इसमें आ जाएंगे ट्रीसेरस, प्लेसेंटल मैमल्स आएंगे। देन हम बात करें सब ऑर्डर या फिर उपगण, इसका कौन सा रहता है? एंथ्रोपॉइडिया, जिसमें कि कौन आते हैं? न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, या फिर हम कहें नई दुनिया के बंदर और पुरानी दुनिया के बंदर जो है वो उपगण एंथ्रोपॉइडिया में रखे जाते हैं। इंफ्रा ऑर्डर इसका रहता है कैटेराइन। सुपर फैमिली है इसकी होमोनॉइडिया, जिसमें कि कौन आएंगे? एप्स एंड मैमल्स रखे जाते हैं। फैमिली कौन सी हो गई? होमोनॉइडिया, जिसमें कि कौन आएंगे? टूल मेकिंग फॉर्म ऑफ फॉसिल प्राइमेट्स जो है वो इसमें रखे जाते हैं। जीनस और स्पीशीज कौन सी हो जाएगी? तो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या रहता है? होमो सेपियंस। जीनस इसका हो जाएगा होमो एंड स्पीशीज कौन सी हो जाएगी? सेपियंस। देन हम बात करें इवोल्यूशन ऑफ मैन या फिर मानव का उद्विकास। तो जो ह्यूमन का इवोल्यूशन है वो एक लेंथी प्रोसेस रहता है या फिर एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया रहती है, जिसमें कि क्या होता है? तो जो पीपल है या फिर जो ह्यूमन है वो किससे ओरिजिनेट हुए हैं? एप लाइक एंसेस्टर्स से, या फिर हम कहें मनुष्य का विकास जो है वो एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया रहती है, जिसमें कि कई सालों या लाखों वर्ष जो है वो लगे हैं, और इसमें जो मनुष्य है वो कपि के समान पूर्वजों से विकसित हुए हैं। देन हम बात करें कि वैज्ञानिक प्रमाण जो है वो यह सिद्ध करते हैं कि जो सभी भौतिक और व्यवहारात्मक लक्षण जो मनुष्य दिखाता है वो उसके द्वारा दर्शाए जाने वाले कपि के समान पूर्वजों से ही आए हैं, और इनको विकसित होने में 6 लाख वर्ष जो है वो लगे हैं। देन हम बात करें जो प्राइमेट्स है वो किससे स्टार्ट हुए हैं, तो इनका इवोल्यूशन जो है वो किस कब स्टार्ट हुआ? इयोसिन पीरियड से या फिर टर्शरी पीरियड से, जो लगभग 60 to 75 मिलियन ईयर एगो हुआ था, या फिर हम कहें प्राइमेट्स का उद्विकास 60 से 75 मिलियन वर्ष पूर्व इयोसिन या फिर तृतीय काल में प्रारंभ हुआ। देन हम बात करें दे वर प्राइमरी आर्बोरियल, ये सबसे पहले क्या थे? आर्बोरियल थे, या फिर हम कहें वृक्षवासी हुआ करते थे, यानी कि ये पेड़ों पर रहा करते थे। इनके पास क्या थी? एक लॉन्ग टेल हुआ करती थी, और इनका जो फेस है वो कैसा देखा जाता था? स्मॉल। आर्बोरियल यानी कि हो गया वृक्षवासी, पेड़ों पर रहने वाले जंतु, लॉन्ग टेल जिनके पास देखी जाएगी, और उनके पास एक स्मॉल फेस भी होता था। तो ये मुख्य रूप से लंबी पूंछ, छोटे चेहरे वाले वृक्षवासी हुआ करते थे। फिर हमने कहा ओलिगोसीन के अंत में लगभग 25 से 30 मिलियन वर्ष पूर्व जब सदाबहार जंगल जो है वो उनकी जगह किसने ले ली? सूखे सवान घास के मैदानों ने ले ली। तब ये जो पेड़ों पर रहने वाले जंतु है वो कहाँ पर आ गए? जमीन पर आ गए। या फिर हम कहें जो सदाबहार जंगल जब किसमें चेंज हो गए तो उसकी जगह जो है वो घास के मैदानों ने ले ली, तो जो पेड़ों पर रहने वाले जंतु थे वो कहाँ पे आ गए? जमीन पे आ गए, और जो वानर और मनुष्य है उनके पूर्वज बन गए।
देन है प्लेस ऑफ ह्यूमन इन दी एनिमल किंगडम। हमने कहा ऑर्डर प्राइमेट्स जो है इसे दो सब ऑर्डर में डिवाइड किया जाता है, या फिर हम कहें गण प्राइमेट्स जो है उसे दो उपगणों में विभाजित किया जाता है। पहला उपगण है प्रोसिमी और दूसरा उपगण रहता है एंथ्रोपॉइडिया। प्रोसिमी जिसमें कि कौन इंक्लूडेड रहेंगे, लेम्यूर्स, टार्सियर्स एंड लॉरिजर्स जो है वो इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। तो प्रोसिमी में लेम्यूर, लॉरिस और टॉर्सियर्स को शामिल किया जाता है, जबकि जो दूसरा उपगण है एंथ्रोपॉइडिया उसमें कौन इंक्लूडेड रहते हैं, न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी एंड होमोनॉइड्स, या फिर हम जिसे क्या कहते हैं एप्स। तो हमने कहा एंथ्रोपॉइड्स जो उपगण है उसमें निम्नलिखित 3 समूहों को सम्मिलित किया गया है, नई दुनिया के बंदर, पुरानी दुनिया के बंदर और होमिनॉइड्स, या फिर जिसे वानर कहा जाएगा। देन ये है न्यू वर्ल्ड मंकीज एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। न्यू वर्ल्ड मंकीज में जिसमें कि कौन कौन आएंगे, होलर मंकीज, स्पाइडर मंकीज एंड स्क्वायरल मंकी, टीटी मंकी हो गए, ये सब किस में आते हैं, न्यू वर्ल्ड मंकीज में। और आप देख सकते हैं ये सभी कहाँ पर रह रहे हैं, पेड़ों पर रहने वाले हुआ करते थे, जबकि जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज है या फिर जो पुरानी दुनिया के बंदर हुआ करते थे वो कहाँ पे रहते थे, जमीन पर रहते थे, जिसमें कि बबून्स आ जाएगा, मकाकास आ जाएंगे, मैंड्रिल्स आ जाएगी एंड लंगूर्स आ जाएंगे। तो ये हुए न्यू वर्ल्ड मंकीज और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज के बारे में। देन न्यू वर्ल्ड मंकीज या फिर नई दुनिया के बंदर कौन थे, तो इनके पास एक वाइड नॉस्ट्रिल हुआ करता था, या फिर हम कहें इनकी नाक जो है वो चौड़ी हुआ करती थी और इनके पास फ्लैट फेस था, या फिर हम कहें सपाट चेहरा जो है इनका बिल्कुल पाया जाता था। दे आर फाउंड इन साउदर्न मैक्सिको, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। ये दक्षिणी मैक्सिको में, मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते थे। न्यू वर्ल्ड मंकीज आर आर्बोरियल। न्यू वर्ल्ड मंकीज कैसे होते थे, आर्बोरियल या फिर पेड़ों पर रहने वाले हुआ करते थे। They have a longer prehensile tail that is used to grasp hold of objects, या फिर हम कहें इनके पास क्या होती थी, एक प्रीहेंसाइल टेल हुआ करती थी, लॉन्ग प्रीहेंसाइल टेल। ये क्या करती थी, किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए या फिर जो पेड़ों की टहनियां रहती है उन्हें पकड़ने में उन्हें मदद करती थी। तो हमने न्यू वर्ल्ड मंकीज के जो कैरेक्टर्स देखे वो कौन कौन से हैं, इनके पास क्या होगा, तो इनके पास वाइड नॉस्ट्रिल देखा जाएगा, या फिर हम कहें इनका जो चौड़ी नाक होगी और फ्लैट फेस होगा, या फिर सपाट चेहरा पाया जाएगा। देन हमने कहा ये आर्बोरियल होते हैं, पेड़ों पर रहने वाले हुआ करते हैं। फिर हमने कहा इनके पास क्या होती है, लॉन्गर प्रीहेंसाइल टेल देखी जाती है, या फिर हम कहें कि लंबी परिग्राही पूंछ इनके पास होती है, जो कि क्या करती है, तो ये पेड़ों की टहनियों को पकड़ने में और कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स जो रहते हैं या फिर फूड हो गया उन सभी को पकड़ने में ये मदद करती है। तो ये हो गया न्यू वर्ल्ड मंकीज के बारे में। जैसा कि हमने कहा था न्यू वर्ल्ड मंकीज कहाँ पे देखे जा रहे हैं, ये सभी पेड़ों पर रहने वाले हुआ करते थे और इनके पास एक प्रीहेंसाइल टेल हुआ करती थी, लंबी परिग्राही पूंछ थी। इनका जो नॉस्ट्रिल है वो कैसा है, वाइड देखा जा रहा है, एकदम चौड़ा इनका नाक हुआ करता था, और इनका जो फेस है वो कैसा था, बिल्कुल फ्लैट देखा जाता था, यानी कि सपाट चेहरा हुआ करता था। देन नेक्स्ट है ओल्ड वर्ल्ड मंकीज या फिर पुरानी दुनिया के बंदर के बारे में। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज जो है इनके पास नैरो नोज थी और 32 टीथ इनके पास देखे जाते थे, या फिर हम कहें इनकी जो नासिका है वो संकीर्ण नासिका थी और इनके पास 32 दांत हुआ करते थे। The old world monkeys are found in tropical regions of Africa and Asia. पुरानी दुनिया के जो बंदर हुआ करते थे ये अफ्रीका और एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते थे। इनके पास कोई भी प्रीहेंसाइल टेल नहीं हुआ करती थी, और अगर टेल है भी तो वो कैसी हुआ करती थी, शॉर्ट हुआ करती थी। देन हम बात करें ओल्ड वर्ल्ड मंकीज स्पेंड मच मोर टाइम ऑन द ग्राउंड। जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज थे या फिर जो पुरानी दुनिया के बंदर थे, क्योंकि इनके पास प्रीहेंसाइल टेल नहीं थी, ये कहाँ पे देखे जाते थे, जमीन पर पाए जाते थे, ये वृक्षों पर कम रहते थे। तो पुरानी दुनिया के बंदर जमीन पर अधिक समय व्यतीत करते थे और उनकी पूंछ अपरिग्राही व छोटी हुआ करती थी, किसी भी चीज को पकड़ने के लिए उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। तो हमने कहा न्यू वर्ल्ड मंकीज और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज के बीच में डिफरेंस क्या हो जाएगा। सबसे पहला डिफरेंस, न्यू वर्ल्ड मंकीज के पास कैसा है, वाइड नॉस्ट्रिल है और फ्लैट फेस है। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज के पास नैरो नॉस्ट्रिल देखा जाता है। न्यू वर्ल्ड मंकीज कहाँ पे रहते हैं, ये आर्बोरियल होते हैं, वृक्षवासी है, पेड़ों पर रहने वाले होंगे, जबकि ओल्ड वर्ल्ड मंकीज जो है वो अपना टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं, ग्राउंड में या फिर जमीन पर देखे जाते हैं। न्यू वर्ल्ड मंकीज के पास में प्रीहेंसाइल टेल हुआ करती है, जबकि जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज है इनके पास प्रीहेंसाइल टेल नहीं देखी जाती है, या फिर जो नई दुनिया के बंदर है उनके पास परिग्राही पूंछ है, जबकि जो पुरानी दुनिया के बंदर है उनके पास अपरिग्राही पूंछ देखी जाती है। जो न्यू वर्ल्ड मंकीज हैं उनकी टेल कैसी होगी, लॉन्ग होगी, लंबी पूंछ इनके पास पाई जाएगी, जबकि जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज है इनके पास कैसी होगी, टेल शॉर्ट होगी या फिर छोटी पूंछ इनके पास पाई जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हॉलर मंकीज हो गया, स्पाइडर एंड स्क्वायरल मंकी जो है न्यू वर्ल्ड मंकीज में आ जाएंगे, और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में आएंगे बबून्स और लंगून्स आ जाएंगे। देन
नेक्स्ट है हमारा होमिनॉइड्स। होमिनॉइड्स इसमें कि किसे रखा गया है, एप्स को रखा गया है। So it includes apes and men, probably they have evolved simultaneously and formed the common ancestors। यानी कि इसमें मानव और मनुष्य शामिल है, संभवतः वे एक साथ अपने समान पूर्वजों से ही विकसित हुआ करते थे। मॉडर्न एप्स सच एज गिब्बन्स, ओरेंगुटन्स, चिंपांजीज एंड गोरिल्लाज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रिमिटिव एप्स। या फिर हम कहें आधुनिक वानर जैसे कि गिब्बन्स हो गए, ओरेंगुटन्स हो गए, चिंपांजीज हो गई और गोरिल्ला की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है, आदिम वानरों से ही हुई है। तो ये था पूरा सब ऑर्डर एंथ्रोपॉइडिया के बारे में, जिसमें कि हमने न्यू वर्ल्ड मंकीज, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और किसे देखा, एप्स के बारे में देखा। देन है ह्यूमन इवोल्यूशंस के पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस या फिर जीवाश्मीय प्रमाण के बारे में। सो द एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन लिव्ड ऑन ट्रीज बट ह्यूमन इज टेरेस्ट्रियल एनिमल। यानी कि ह्यूमंस के या फिर मानव के जो पूर्वज थे वो कहाँ पे रहते थे, पेड़ों पर रहने वाले हुआ करते थे, वृक्षवासी हुआ करते थे। जबकि जो ह्यूमंस है, जो मनुष्य है, वो कहाँ पे देखे जाते हैं, जमीन पर पाए जाते हैं। या फिर हम कहें ये कैसे है, स्थलीय प्राणी है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है। Originated from ancestor from apes, fossil bones of human ancestor are discovered from Africa, Germany, France, China, Java and other part of Asia। यानी कि मानव के पूर्वज पेड़ों पर रहते थे, लेकिन मानव एक स्थलीय प्राणी है। इसकी उत्पत्ति जो है वो प्राचीन वानर से ही हुई है तथा मानव पूर्वजों की जीवाश्म हड्डियां कहां से मिली है, अफ्रीका से, जर्मनी, फ्रांस, चीन और एशिया के अन्य हिस्सों से इसे खोजा गया है। तो ये था पूरा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में या फिर हम कहें जीवाश्मीय प्रमाण के बारे में। तो नेक्स्ट है हमारे कुछ स्कल के डायग्राम। सहेलेंथ्रोपस टेकेडेंसिस का हो गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेंसिस एंड होमो सेपियंस का। देन नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है ह्यूमन इवोल्यूशन के स्कल के बारे में। तो ह्यूमन इवोल्यूशन के सीक्वेंस के बारे में। तो ह्यूमन इवोल्यूशन का सीक्वेंस जो कि पूरा क्या रहता है, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो एबेलिस, इरेक्टस, होमो फॉसिलॉइड्स एंड होमो सेपियंस। अब इसको याद करने का तरीका क्या रहेगा, तो एक ट्रिक जो है वो रहती है जैसे कि डू रिमेंबर apple has essential nutrient for humans। तो हमने कहा इस पूरे सीक्वेंस को याद करने की एक ट्रिक है, डू रिमेंबर एप्पल हैज एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ह्यूमन। डू मीन्स हो गया ड्रायो पिथेकस, रिमेंबर यानी रामा पिथेकस। एप्पल्स यानी ऑस्ट्रेलो पिथेकस, हैज मीन्स हो जाएगा होमो हेबेलिस, इसमें कि होमो में क्या आ जाएगा, एच कैपिटल एंड हेबेलिस का एच हो जाएगा स्मॉल, और इन दोनों को अंडरलाइन कर दिया। सो डू मीन्स हो गया ड्रायोपिथेकस, रिमेंबर यानी रामापिथेकस, एप्पल, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, हैज यानी होमो हेबेलिस, एसेंशियल यानी हो जाएगा हमारा होमो इरेक्टस, न्यूट्रिएंट मीन्स क्या हो जाएगा, निएंडरथल्स, फॉर मीन्स होमो फॉसिलियस, या फिर जिसे क्या कहा जाता है, क्रो-मैग्नन भी कहा जाता है। एंड ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम जैसा कि मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा, होमो सेपियंस। तो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन इवोल्यूशन के सीक्वेंस के बारे में। ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो एबेलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल्स एंड क्रो-मैग्नन एंड होमो सेपियंस। तो ये पूरा क्या रहता है, ह्यूमन इवोल्यूशन का सीक्वेंस रहता है।
देन नेक्स्ट है हमारा सबसे फर्स्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, ड्रायोपिथेकस के बारे में। दिस फॉसिल ऑफ दिस एप वाज डिस्कवर्ड बाय एलएसबी लीकी। तो इस फॉसिल्स को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, एलएसबी लीकी द्वारा डिस्कवर किया गया 1930 में। और ये कहाँ पे डिस्कवर किया गया था, इन लेक विक्टोरिया ऑफ अफ्रीका। तो इसका जीवाश्म जो है 1930 में अफ्रीका के विक्टोरिया झील के एक द्वीप पर एलएसबी लीकी द्वारा सबसे पहले खोजा गया था। It exhibits close similar to must have assumed a semi-erect posture। तो हम कहें ये लगभग कैसे होते थे, अर्ध झुके हुए दिखाई देते थे। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के हलितायंगना से ड्रायोपिथेकस का लगभग पूरा निचला जबड़ा जो है वो फॉसिल के रूप में प्राप्त हुआ। तो हम कहें ये कहाँ होता, डिसेंटली एंड ऑलमोस्ट कंप्लीटली लोअर जॉ ऑफ अ ड्रायोपिथेकस हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम हलितायंगना इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हमने कहा ये सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया था, एलएसबी लीकी द्वारा खोजा गया था अफ्रीका के विक्टोरिया झील में 1930 में। देन हमने कहा ये कैसे होते थे, ये लगभग अर्ध झुके हुए दिखाई देते थे या फिर सेमी इरेक्ट पोस्चर जो है वो इनकी बॉडी का दिखाई देता था। देन नेक्स्ट है एन अर्ली मियोसिन अबाउट 25 मिलियन ईयर्स एगो देयर एग्जिस्टेड अ ग्रुप ऑफ एप्स कलेक्टिवली नोन एज ड्रायोपिथेकाइंस। यानी कि लगभग 25 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभिक मियोसिन में वानरों का एक समूह जो है वो उपस्थित था और जिसे सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था, ड्रायोपिथेकाइंस के नाम से जाना जाता था। इट इज कंसिडर्ड एज कॉमन एंसेस्टर ऑफ मेन एंड एप्स, या फिर हम कहें इन्हें मनुष्य और वानरों का एक सामान्य पूर्वज माना जाता है। इट हैज यू शेप्ड जॉ, इनके पास जो जबड़े हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, यू आकार के दिखाई देते थे और इनकी पूरी बॉडी पे थिक हेयर्स प्रेजेंट थे। या फिर हम कहें इनका पूरा शरीर जो है वो किसके द्वारा घिरा रहता था या किसके द्वारा कवर्ड रहता था, थिक हेयर्स के द्वारा। यानी कि इनका पूरा शरीर जो है घने बालों द्वारा घिरा पाया जाता था। दे वॉक्ड ऑन 4 legs, ये किस पे चलते थे, अपने चारों पैरों पर चलते थे, चतुष्पादीय हुआ करते थे और इसीलिए इनकी जो पोजीशन हमने कैसे देखी, सेमी इरेक्ट पोस्चर या फिर अर्ध झुके हुए ये दिखाई देते थे क्योंकि अपने चारों पैरों पर चला करते थे। देन हमने कहा ये कैसे थे, यू शेप्ड जॉस थे और थिक हेयर्स जो है इनकी बॉडी पे प्रेजेंट थे। ये कैसे थे, वेजिटेरियंस थे, ये शाकाहारी हुआ करते थे और पेड़ों पर रहते थे। ये आर्बोरियल थे, पेड़ों पर रहने वाले थे, शाकाहारी हुआ करते थे, ये क्योंकि चारों पैरों पर चलते थे, चतुष्पादीय थे और इनका जो बॉडी क्या है वो कैसी दिखाई देती थी, अर्ध झुकी हुई दिखाया देता था इनका शरीर। इनका शरीर जो है वो पूरा किसके द्वारा कवर्ड रहता था, पूरा शरीर जो है वो घने बालों से ढका रहता था। फिर हम बात करें इनके पास राउंडेड फोरहेड जो है वो दिखाई देता था या फिर इनका जो ललाट है वो बिल्कुल गोल हुआ करता था और इनके पास पॉइंटेड कैनाइन टीथ्स हुआ करते थे या फिर हम कहें इनके पास नुकीले रत्नक दांत जो है वो भी पाए जाते थे। ये हो गया ड्रायोपिथेकस जो कि क्या कर रहा है, अपने चारों पैरों पर चलता था और अर्ध झुका हुआ दिखाई देता था और इनका पूरा शरीर जो है किसके द्वारा ढका रहता था, घने बालों द्वारा। तो ये पूरा था ड्रायोपिथेकस के बारे में। देन नेक्स्ट हमने बात की है रामापिथेकस। रामापिथेकस जो है वो कैसे थे, सो इट वाज एन एप ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स। ये कैसे थे, तो यह प्राइमेट्स की तरह वानर मानव हुआ करते थे। द टीथ एंड जॉ बोन्स ऑफ रामापिथेकस वाज डिस्कवर्ड बाय G.E. लुइस एंड इन द रॉक ऑफ द शिवालिक हिल्स इन इंडिया। क्योंकि इनका जो फॉसिल है वो इंडिया में पाया गया इसीलिए इनका नाम जो है वो रामापिथेकस रखा गया। तो रामापिथेकस के दांत और जबड़े की हड्डियां G.E. लुइस द्वारा भारत में शिवालिक पहाड़ियों की चट्टानों में खोजी गई थी। इट लिव्ड ड्यूरिंग लेट मियोसिन एंड अर्ली प्लियोसिन एपॉक अबाउट 14 to 15 मिलियन ईयर एगो। ये लगभग 14 से 15 मिलियन वर्ष पूर्व पश्च मियोसिन और प्रारंभिक प्लियोसिन युग के दौरान पाए जाते थे। हमने कहा इनके फॉसिल सबसे पहले कहाँ पे पाए गए थे, भारत में पाए गए थे। हमने कहा ये लगभग 14 से 15 मिलियन वर्ष पूर्व पश्चिम मियोसिन और प्रारंभिक प्लियोसिन युग के दौरान पाए जाते थे। देन नेक्स्ट है दे वॉक्ड इरेक्ट। ये अपने जो पश्च पैर थे, हाइंड लिम्स का मतलब हो गया पश्च पैर, जो पिछले पैर रहते हैं उस पर सीधा चला करते थे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फीचर सम साइंटिस्ट बिलीव दैट ड्रायोपिथेकस इवॉल्व्ड इनटू रामापिथेकस। ये हमने कहा ये कैसे चलते थे, पश्च पैरों पर, अपने पिछले पैरों पर चला करते थे, सीधे चला करते थे और इनकी इन्हीं विशेषताओं के आधार पर कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना था कि जो ड्रायोपिथेकस है उन्हीं से रामापिथेकस जो है वो विकसित हुए हैं या फिर ओरिजिनेट हुए हैं। देन नेक्स्ट है fossil of similar feature were discovered from Kenya in Africa which are called Kenyapithecus। या फिर हम कहें इनका जो जीवाश्म है अफ्रीका में केन्या में समान विशेषता वाला जीवाश्म मिला जिन्हें केन्यापिथेकस भी कहा गया। दे वर द ओल्डेस्ट एंड डायरेक्ट एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन। या फिर हम कहें ये मनुष्य के सबसे आदिम और प्रत्यक्ष पूर्वज हुआ करते थे। दे वर क्वाड्रुपेडल
arboreal in habit but also walked on the ground. ये आदतन चतुष्पादीय हुआ करते थे, वृक्षवासी थे, लेकिन जमीन पर भी चलते थे। तो ये कैसे थे? वृक्ष पर रहने वाले, आर्बोरियल थे, पेड़ों पर रहा करते थे, परंतु ये जमीन पर भी चलते थे। और दे हैड स्मॉलर कनाइन, इनके पास क्या थे? छोटे रदनख हुआ करते थे, और इनके मोलर टीथ जो है वो लार्ज थे, या फिर इनके पास चमड़नख जो है वो बड़े थे। They ate seeds, nuts and fruits with hard covering. ये क्या खाया करते थे? ये सख्त आवरण वाले बीज, मेवे और फलों को खाते थे, यानी कि ये भी कैसे थे? शाकाहारी थे। ये हो गया रामापिथेकस, जो कि क्या था? अपने जो हाइंड लिम्स यानी कि जो पश्च पैर है उन पे सीधा चला करता था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, द फर्स्ट फॉसिल ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस in the form of skull cap of a child called Taung baby was discovered in a lime quarry by workers at Taung in South Africa, and the specimen was studied by Raymond Dart. तो हम कहें एक स्टोरी की तरह, तो इनका सबसे पहले जीवाश्म जो है वो कहाँ पे खोजा गया था? तो चूने की खदान में काम करने वाले जो श्रमिक थे उन्हें सबसे पहले एक बच्चे की खोपड़ी जो है वो जीवाश्म के रूप में मिली, और इसीलिए इसका नाम जो है वो कहाँ क्या रखा गया? क्योंकि ये चूने की खदान कहाँ पे थी? ताउंग में थी, और यहाँ पे क्या मिली थी? एक बच्चे की खोपड़ी जीवाश्म के रूप में मिली, इसीलिए इसका नाम ताउंग बेबी रखा गया। दक्षिण अफ्रीका के ताउंग में श्रमिकों द्वारा चूने की खदान में खोजा गया, और इस स्पेसिमेन की स्टडी जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो रेमंड डार्ट द्वारा। तो नमूने का अध्ययन जो है वो रेमंड डार्ट द्वारा किया गया। हमने कहा ताउंग बेबी नाम का एक बच्चे की खोपड़ी के रूप में प्रथम जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस दक्षिण अफ्रीका के ताउंग में श्रमिकों द्वारा चूने की खदान में खोजा गया था, और इस नमूने का अध्ययन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? रेमंड डार्ट द्वारा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कैन बी कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एप्स एंड मैन। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को संयोजक कड़ी माना जाता है वानर और मानव के बीच की, या फिर हम कहें ये किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है? एप्स एंड मैन के बीच की। They were 4 फीट लॉन्ग, एंड इनका वेट जो है वो 60 to 80 पाउंड तो हुआ करता था। ये लगभग 4 फीट लंबे थे, और इनका जो वजन है वो लगभग 60 से 80 पाउंड का हुआ करता था। They walked nearly और completely straight on 2 hind legs bipedal posture। ये किस पे अपना जो हम कहें ये अपने दोनों पिछले पैरों पर लगभग या पूरी तरह से सीधे चला करते थे, यानी कि द्विपादीय मुर्दा थी। इनकी बाइपेडल पोस्चर दिखाई देता था। देयर थाइज एंड हिप्स वर वेल एडेप्टेड फॉर इरेक्ट स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड रनिंग। इनकी जांघें और कूल्हे सीधे खड़े होने के लिए, चलने के लिए और दौड़ने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से अनुकूलित थे, क्योंकि अपने दोनों पैरों पर सीधा चला करते थे। देन हम कहें दे यूज्ड टू लिव ऑन द ग्रासलैंड, यूज्ड स्टोन एज द वीपन। सबसे पहले ये घास के मैदानों पर रहते थे, और सबसे पहले पत्थरों का इस्तेमाल हथियार के रूप में किसने किया था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने किया था। तो ये घास के मैदानों में रहते थे, पत्थरों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे अपने बचाव के लिए, अपने आप के प्रोटेक्शन के लिए। Then the size of the cranial capacity ranged from 450 to 600। तो इनकी जो कपाल क्षमता है ये कितनी थी? लगभग 450 से 600 सीसी हुआ करती थी। तो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है? 450 से 600। They had protruding jaws with teeth larger than those of modern men। इनके पास जबड़े उभरे हुए तथा दांत आधुनिक मानव की तुलना में ही बहुत बड़े हुआ करते थे। Then incisors and canines were small and man-like। इनके पास जो incisors और canine दिखा देते थे वो कैसे थे? man-like थे। तो कृंतक व रत्नक छोटे और आधुनिक मानव जैसे ही होते थे। फेस वॉज प्रोगैथस एंड चिन जो है वो इनमें एब्सेंट देखी जाती थी। तो इनका चेहरा प्रोगैथस था और इनमें ठुड्डी अनुपस्थित थी। चिन जो है वो क्या थी? इनमें नहीं देखी जाती थी। तो ये है ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में। तो ये क्या है? थोड़ा सीधा एकदम चल रहा है, और ये अपने 2 पैरों पर चला करता था। देन नेक्स्ट है होमो हेबेलिस के बारे में। द फॉसिल ऑफ दिस प्रिमिटिव मैन वर डिस्कवर्ड फ्रॉम द ओल्यूवर्जियर्स तंजानिया बाय लिएकी इन 1964। वन ऑफ द फर्स्ट नोन होमिनिड्स, इट वाज निकनेम्ड हैंडीमैन एंड होमो हेबेलिस। इस आदिम मानव के जीवाश्म की खोज तंजानिया के ओल्यूवर्जियर्स द्वारा गॉड्स से लीकी द्वारा 1964 में की गई थी, जो पहले ज्ञात हुए होमिनिडों में से एक था, और इसका उपनाम क्या रखा गया था? हैंडीमैन या फिर होमो हेबेलिस रखा गया। ये है होमो हेबेलिस। Then it lived in open grassy land, moved erect and was omnivorous। ये कहाँ रहते थे? तो ये एकदम सीधा चला करते थे, ये जमीन पर रहते थे, और omnivorous थे या फिर सर्वाहारी थे। जबकि इससे पहले हमने जो देखे वो सभी क्या थे? तो वो सभी थे वेजिटेरियंस या फिर शाकाहारी हुआ करते थे। तो ये खुली घास वाली भूमि पर रहते थे, सीधा चलते थे और सर्वाहारी थे। द लोअर जॉ वॉज लाइटली बिल्ट एंड द डेंटिशन वॉज मोर लाइक दैट ऑफ मॉडर्न मैन।
तो हमने कहा ये क्या करते थे, ये खुली घास वाली भूमि पर रहते थे, सीधा चलते थे और सर्वाहारी थे। निचला जबड़ा हल्का बना हुआ था और दांत जो है वो बिल्कुल आधुनिक मनुष्य की तरह देखे जाते थे। देन नेक्स्ट बात करें, इनके पास स्मॉलर मोलर्स थे और इनकी क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो 650 से 800 तक देखी जा रही थी, यानी कि जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इनकी कितनी है, 650 से 800। तो इनकी कपाल क्षमता 650 से 800 तक देखी जा रही थी। देन नेक्स्ट है, ही यूज्ड हिज हैंड्स इन मेकिंग स्टोन टूल्स व्हिच वर यूज्ड इन digging underground food and killing small animals. It was called handyman और tool maker और skillful man। तो इन्होंने अपने हाथों का प्रयोग किसके लिए किया था, पत्थर के औजारों को बनाने में किया। और इन औजारों का उपयोग किसके लिए करते थे, भूमिगत भोजन को खोदने के लिए और जो छोटे जंतु है उसे मारने के लिए करते थे। तो जो होमो हेबेलिस है वो क्या करते थे, तो ये पत्थरों के हथियार या फिर औजार बनाते थे। इनका प्रयोग वो किसके लिए करते थे, तो जमीन से भोजन को खोदने के लिए या फिर जमीन से भोजन को निकालने के लिए करते थे। और दूसरा, ये जो छोटे जंतु है उन पर शिकार करने के लिए, उन पे हमला करने के लिए भी इन औजारों का इस्तेमाल करते थे। तो इसीलिए क्या थे, सर्वाहारी थे। ये जो शाकाहारी भोजन है वो भी करते थे और जो मांसाहारी है वो भी थे। तो हमने कहा इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, हैंडीमैन। उपकरण का सबसे पहले इन्होंने निर्माण किया, इसीलिए इन्हें टूल मेकर या उपकरण निर्माता कहा जाता है। और ये कुशल मानव हुआ करते थे। Homo habilis lived in small bands or group with stable campsites, thus they were leading settled life of some extent। तो होमो हेबेलिस स्थिर शिविर क्षेत्रों वाले छोटे बैंड या समूहों में रहा करते थे और इसीलिए कुछ हद तक व्यवस्थित जीवन जीने लगे थे। The skull and brain size show that they may have been capable of speaking। इसका जो स्कल साइज है उससे ये पता लगता है कि ये बोलने में सक्षम हुआ करते थे, यानी कि खोपड़ी और मस्तिष्क के आकार से ये पता लगता है कि ये बोलने में सक्षम हुए होंगे। और इनकी जो हाइट है वो कितनी थी, लगभग 5 फीट लंबे ये दिखाई देते थे। देन नेक्स्ट है होमो इरेक्टस के बारे में। होमो इरेक्टस जो है वॉज द फर्स्ट ट्रू मैन विच इंक्लूड्स जावा मैन एंड पैकिंग मैन। होमो इरेक्टस में जावा मैन और पैकिंग मैन को इंक्लूड किया गया है। They were hunters and food gatherers। ये क्या थे, शाकाहारी थे और भोजन का संग्रहण करते थे। They also learned the good use of fire for cooking। सबसे पहले हमने कहा होमो हेबेलिस जो है उन्होंने क्या किया था, इन्हें टूल मेकर कहा जाता था। ये उपकरण निर्माता थे। सबसे पहले अगर हथियारों का इस्तेमाल करना है वो किसने सीखा था, होमो हेबेलिस ने सीखा था। ये भोजन को खोदने में भी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे और किसी जंतु को मारने में भी हथियार का इस्तेमाल कर रहे थे। देन नेक्स्ट हमें जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है होमो इरेक्टस के बारे में, ये क्या करते थे, आग का इस्तेमाल करना सीख गए थे। ये भोजन को पकाकर खाना शुरू करने लगे थे। दे ऑल्सो लर्न द गुड यूज ऑफ फायर for cooking, started wearing animal skins to protect themselves from the cold and heat। तो ये क्या करते थे, इन्होंने सबसे पहले आग से भोजन को पकाना सीखा था। ये जो जंतु है उनकी जो खाल रहती है उसे पहनते थे, अपने आप को सर्दी और गर्मी से बचाते थे। एंड सम ऑफ देम वेंट इनटू केव्स टू एस्केप द कोल्ड। और उनमें से कुछ जो है वो गुफाओं में रहना भी शुरू कर चुके थे ठंड से बचने के लिए। तो हमने कहा होमो इरेक्टस में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है, जावा मैन और पैकिंग मैन इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। उन्होंने खाना पकाने के लिए आग का इस्तेमाल करना सीखा और खुद की सर्दी और गर्मी से बचाव के लिए जानवरों की खाल पहनना इन्होंने शुरू किया था। और सर्दी से बचने के लिए ये गुफाओं में रहते थे। ये हो गए होमो इरेक्टस के बारे में, जिनमें कि ये क्या कर रहे हैं, ये सबसे पहले ये क्या कर रहा है, ये अपना जो टूल है वो बना रहा है या फिर उपकरण का बना रहा है। ये आग का इस्तेमाल कर रहा है और ये क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है। तो ये पूरा था होमो इरेक्टस के बारे में। देन हमने बात की होमो इरेक्टस में क्या रहेगा, जावा मैन एंड पैकिंग मैन। सबसे फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जावा मैन के बारे में। इन होमो इरेक्टस फॉसिल्स ऑफ जावा वर कॉल्ड जावा मैन। इट फर्स्ट फॉसिल वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक ऑन द बैक ऑफ सोलो रिवर इन जावा। क्योंकि यह इसका जो फॉसिल है वो जावा में मिला, इसीलिए इन्हें जावा मैन कहा जाता है। तो हमने कहा जावा के होमो इरेक्टस जीवाश्मों को जावा मैन कहा जाता है। इसका पहला जीवाश्म डुबोइस द्वारा जावा में सोलो नदी के पीछे की चट्टानों से प्राप्त किया गया था और इन्हें पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस भी नाम दिया गया था। तो जावा मैन में नेक्स्ट है, इट लिव्ड इन द मिडल प्लेस्टोसिन इपोच अबाउट 5 लाख ईयर्स एगो। इट हैड अ क्रेनियल कैपेसिटी अबाउट 940 cc. It was about 5 feet in height and walked erect. Its face was prognathous and the jaws were massive with teeth।
तो ये लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व मध्य प्लेस्टोसीन युग में रहा करते थे। इनकी कपाल क्षमता कितनी थी? 940 सीसी हुआ करती थी और इनकी ऊंचाई जो है वो लगभग 5 फीट की देखी गई और ये सीधे चला करते थे। इनका चेहरा कैसा था? प्रोग्रेसिव था और जबड़े जो है वो विशाल दांतों से युक्त देखे जाते थे। द चिन वॉज एब्सेंट बट बोनी आईब्रोज रिजेस प्रेजेंट ओवर द आईज वेरी हैवी। तो इनमें ठुड्डी जो है वो क्या रहती थी? अनुपस्थित रहती थी, लेकिन आंखों के ऊपर मौजूद हड्डीदार भौहों की लकीरें जो है वो बड़ी और विशाल देखी जाती थी। देन नेक्स्ट है पैकिंग मैन। जावा मैन हमने कहा क्योंकि जावा में मिला इसीलिए उसका नाम जो है क्या रखा गया? जावा मैन। पैकिंग मैन जो है कहां पे मिला था? चाइना के पैकिंग में, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? पैकिंग मैन। द फॉसिल ऑफ द प्रीहिस्टोरिक मैन वर डिस्कवर्ड बाय डेविडसन ब्लैक। तो ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? डेविडसन ब्लैक के द्वारा डिस्कवर किया गया पैकिंग में, चाइना के। एंड बिकॉज ऑफ देयर सिमिलैरिटी विद जावा मैन दे वर नेम्ड पिथेकैंथ्रोपस पैकीनेंसिस। क्योंकि इसकी सिमिलैरिटीज थी जावा मैन के साथ, इसीलिए इसका नाम जो है क्या रखा गया था? पिथेकैंथ्रोपस पैकीनेंसिस। तो इस प्रागैतिहासिक मानव के जीवाश्म की खोज चीन में पैकिंग के पास की गुफा में डेविडसन ब्लैक के द्वारा सबसे पहले की गई। क्योंकि उनमें जावा मानव के समान ही समानताएं दिखाई देती थी, इसीलिए इन्हें पाइथेकैंथ्रोपस पैकीनेंसिस के नाम से जाना जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज अ सब स्पीसीज ऑफ जावा मैन। इसे किसमें कंसिडर किया जाता है? जावा मैन की सब स्पीसीज के रूप में, यानी कि इसे जावा मानव की एक उपप्रजाति माना जाता है। एंड इट हैज बीन नेम्ड एज होमो इरेक्टस पैकीनेंसिस। और इसे किस नाम से जाना जाता है? होमो इरेक्टस पैकीनेंसिस के नाम से भी जाना जाता है। इट लिव्ड इन द मिडल प्लेस्टोसीन एपॉच अबाउट 5 लाख ईयर्स एगो। तो हमने कहा ये कहाँ पे रहते हैं? ये लगभग 5 लाख साल वर्ष पूर्व मध्य प्लेस्टोसीन युग में रहा करते थे। और जो पैकिंग मैन है इनकी क्रेनियल कैपेसिटी लगभग 850 से 1200 सीसी हुआ करती थी, जबकि जावा मैन की कितनी थी? 950 सीसी थी। तो जो पैकिंग मैन है इनकी क्रेनियल कैपेसिटी जावा मैन से बहुत ही अधिक देखी गई। कपाल क्षमता 850 से 1200 सीसी तक हुआ करती थी, जो कि जावा मानव से बहुत ही अधिक पाई जाती थी। पैकिंग मैन वॉज वेरी सिमिलर टू जावा मैन विथ हैवी बोनी आईब्रो रिजेस, लो स्लैंटिंग फॉरहेड एंड चिन लेस फेस। तो जो पैकिंग मैन है जावा मैन की तरह ही उसमें काफी सारी सिमिलैरिटीज देखी गई। इनके पास भी जो है क्या रहती थी? चिन एब्सेंट रहती थी और इनके पास हैवी बोनी आईब्रो रिजेस जो है वो देखे जाते थे, यानी कि इनके पास मोटी हड्डीदार भौहें थी, नीचे झुका हुआ ललाट तथा ठुड्डी विहीन चेहरे वाले पैकिंग मैन जावा मैन के समान दिखाई देते थे या फिर उनके साथ काफी मिलते जुलते थे। तो ये है पैकिंग मैन के बारे में। देन नेक्स्ट है हेडलबर्ग मैन के बारे में। हेडलबर्ग मैन वॉज प्रिमिटिव मैन। इट वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम हेडलबर्ग इन जर्मनी। हेडलबर्ग मैन को हेडलबर्ग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो जर्मनी के हेडलबर्ग से सबसे पहले इसका फॉसिल मिला। तो हेडलबर्ग मनुष्य आदिम मानव थे। इसकी खोज 1908 में जर्मनी के हेडलबर्ग में ही हुई थी। द जॉ इज अ लार्ज एंड हैवी एंड लैक्स अ चिन। इनके पास जो जॉस थे या जो जबड़े थे वो कैसे थे? बड़े थे और इनके पास भी ठुड्डी जो है वो क्या थी? अनुपस्थित थी। Teeth are like those of modern man. इनके जो दांत थे वो बिल्कुल किसके समान थे? आधुनिक मानव के समान दिखाई देते थे। Heidelberg man is regarded as an ancestor to Neanderthal man and is believed to be contemporary of Homo erectus. हेडलबर्ग मानव को नियंडरथल मानव का ही पूर्वज तथा होमो इरेक्टस का समकालीन इसे माना जाता था। Then next है Neanderthal man. Neanderthal man was an advanced prehistoric man. Its first fossil was collected from Neanderthal Valley in Germany. जो Neanderthal man है इसका जो फर्स्ट फॉसिल मिला वो कहाँ पे मिला? जर्मनी के नियंडरथल में। By Fulhort 1856. किसके द्वारा मिला? फुलहॉट के द्वारा मिला 1856 में। Neanderthal man was existed in late Pleistocene epoch about 5,50,000 years ago and were widespread in Europe, Asia and North America. तो नियंडरथल मानव एक उन्नत प्रागैतिहासिक मानव हुआ करता था। इसका पहला जीवाश्म जर्मनी में नियंडरथल घाटी से फुलहॉट के द्वारा 1856 में खोजा गया था। नियंडरथल मानव लगभग 1,50,000 साल पूर्व प्लीस्टोसीन युग के अंत में अस्तित्व में हुआ करते थे तथा यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में व्यापक रूप से ये फैले हुए थे। तो ये था नियंडरथल मैन के बारे में। दे हैड अ ब्रेन साइज बिगर देन मॉडर्न मैन। इनकी जो ब्रेन साइज थी वो मॉडर्न मैन से भी ज्यादा बड़ी थी। And were gigantic, also had huge heads and jaws and were very dominant and muscular. तो इनके मस्तिष्क का आकार आधुनिक मानव से भी काफी बड़ा था, विशाल था और इसके सिर और जबड़े भी विशाल हुआ करते थे तथा बहुत ही सशक्त और मांसल थे।
दे वर कार्निवोर्स, ये कैसे थे, मांसाहारी थे। एंड दे ऑल्सो केव ड्वेलर्स बट दे केव्स वर एक्स्ट्रा कंफर्टेबल, तो ये क्या करते थे, ये मांसाहारी थे, ये अपनी गुफाओं में रहा करते थे, परंतु इनकी गुफाएं जो है वो काफी अधिक आरामदायक हुआ करती थी। दे यूज हिजेस टू गार्ड देयर बॉडीज एंड बियर देयर डेड, ये अपने शरीर की रक्षा के लिए किस तरह इस्तेमाल करते थे, जंतुओं की खाल का उपयोग करते थे, और ये अपने मृतकों को दफनाया करते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मृतकों को दफनाना किसने शुरू किया था, तो मृतकों को दफनाना जो है सबसे पहले निएंडरथल मैन ने शुरू किया था। हमने कहा होमो हेबिलिस जो है उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, तो इन्होंने अपने हाथों का इस्तेमाल करके सबसे पहले पत्थरों के औजार बनाए थे। उन औजारों का प्रयोग उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने सब्जियां निकालने के लिए, फ्रूट्स वगैरह हो गए, उन्हें निकालने के लिए किया, और दूसरा उन्होंने उस हथियारों का इस्तेमाल जो है वो जंतुओं को मारने में किया। देन हमने बात की थी होमो इरेक्टस के बारे में। होमो इरेक्टस में हमने कहा ये क्या करते थे, आग का इस्तेमाल करना सीखा उन्होंने और भोजन को पकाना शुरू किया। उन्होंने जंतुओं की खाल पहनना शुरू किया, सर्दी गर्मी से अपने आप का बचाव किया। निएंडरथल मैन में जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात देखी वो ये है कि ये अपने मृतकों को दफनाया करते थे, अपने जो साथी हुआ करते थे उन्हें दफनाते थे। दे यूज्ड टू लिव इन ग्रुप्स एंड हंटेड फॉर फूड गैदरिंग, ये समूह में रहा करते थे और भोजन जुटाने के लिए शिकार करते थे। इन्हें ये पता लगने लगा कि समूह में रहने से उन्हें क्या फायदा हो सकता है और किस तरह से वो भोजन को भी जुटा सकते हैं और जुटा शिकार भी कर सकते हैं। देन निएंडरथल वॉक अपराइट विथ बाइपेडल मूवमेंट, ये क्या करते थे, तो ये निएंडरथल जो है अपने दोनों पैरों पर बिल्कुल सीधा चला करते थे। The skull bones were thick, forehead was low, their eyebrow ridges were heavy and jaw was deep with no chin. खोपड़ी की हड्डियां इनकी मोटी थी, ललाट नीचा, बोहे भारी थी, जबड़ा इनका कैसा था, बिल्कुल गहरा था, और इनमें भी ठुड्डी जो है वो अनुपस्थित पाई गई। क्रेनियल कैपेसिटी इनकी 1450 सीसी हुआ करती थी, जो कि लगभग रफली इक्वल थी मॉडर्न मैन के। तो इनकी जो कपाल क्षमता है वो 1450 सीसी थी, जो कि आधुनिक मानव के समान थी। ये है निएंडरथल मैन। देन है क्रो-मैग्नन मैन के बारे में। तो क्रो-मैग्नन मैन जो कि was the extinct modern man, this fossil was first discovered by MacGregor in 1868 from the Cro-Magnon rocks of France. तो क्रो-मैग्नन मानव जो है एक विलुप्त आधुनिक मानव हुआ करते थे। इसका जीवाश्म की खोज जो है सबसे प्रथम मैकग्रेगर ने 1868 में की थी। फ्रांस की क्रो-मैग्नन चट्टानों में इन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की। दे ओरिजिनेटेड नियरली 50,000 ईयर्स एगो एंड बिकम एक्सटिंक्ट अबाउट 20,000 ईयर्स एगो। हमने कहा जो क्रो-मैग्नन मैन है इसका सबसे पहले ये क्या थे, तो ये विलुप्त हो गए, ये आधुनिक मानव थे। इसका जीवाश्म की खोज सबसे पहले मैकग्रेगर द्वारा की गई और इन्होंने कहा कि ये लगभग 50,000 वर्ष पूर्व जो है उत्पन्न हुए और 20,000 साल पहले ही ये क्या हो गए, विलुप्त हो गए। They succeeded Neanderthals and they were much more advanced than the Neanderthals. ये निएंडरथल्स के उत्तराधिकारी थे तथा निएंडरथल से ही कहीं अधिक उन्नत भी हुआ करते थे। क्रो-मैग्नन्स were about 180 centimeter in height with a large skull, broad face, rounded forehead, narrow nose and a prominent chin. तो बड़ी खोपड़ी हुआ करती थी इनके पास, चौड़ा चेहरा था, गोल ललाट थी, संकीर्ण नाक और उभरी हुई ठुड्डी के साथ ही क्रो-मैग्नन की ऊंचाई जो है वो लगभग 180 सेंटीमीटर हुआ करती थी। दे लैक आईब्रो रीजेस, इनके पास भौहें के उभारों का अभाव हुआ करता था। देन है क्रेनियल कैपेसिटी इनकी कितनी थी, सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो क्रो-मैग्नन मैन की देखी जाती थी, लगभग 1600 सीसी थी। They made tools from finely shaped stones. The tools consist of spear, head and arrows. वे बारीक कटे हुए पत्थरों से औजार को बनाया करते थे और इन औजारों में भाले की नोक और तील भी शामिल हुआ करते थे। They made ornaments from ivory and decorated their body. इन्होंने हाथी दांत से आभूषण बनाना शुरू किया था और अपने शरीर को सबसे पहले सजाना अगर किसी ने शुरू किया था तो वो थे क्रो-मैग्नन मैन, जो कि क्या करते थे, अपने आभूषणों के द्वारा या फिर हाथी दांत से जो है अपने शरीर को सजाया करते थे। क्रो-मैग्नन एक्सप्रेस देमसेल्फ थ्रू पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। क्रो-मैग्नन ने स्वयं को चित्रकला और मूर्तिकला के माध्यम से भी व्यक्त किया। तो सबसे पहले अगर चित्रकला का प्रयोग किसी ने किया और अपने आप को, अपने शरीर को सजाना अगर किसी ने शुरू किया तो वो कौन थे, क्रो-मैग्नन मैन्स थे। देन नेक्स्ट ये है क्रो-मैग्नन मैन। ये क्या करते थे, तो अपने शरीर को पूरी तरह से अच्छे से सजाया करते थे। देन नेक्स्ट है मॉडर्न मैन के बारे में। सो मॉडर्न मैन इट इंक्लूड्स ऑल द ह्यूमन बीइंग्स एक्सटिंक्टिंग टुवर्ड्स द टुडे ऑन द अर्थ। तो इसमें आज पृथ्वी पर मौजूद सभी मानव जो है वो शामिल है।
The living modern man first appeared about 10,000 years ago in the Caspian Sea and Mediterranean Sea regions. जीवित आधुनिक मानव सबसे पहली बार लगभग 10,000 वर्ष पूर्व कैस्पियन सागर और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उत्पन्न हुए. Agriculture came about 10,000 years back and human agreements started. So लगभग 10,000 वर्ष पूर्व कृषि तथा मानव समझौते की शुरुआत सबसे पहले हुई. They were omnivorous. ये कैसे हुआ करते थे? सर्वाहारी थे. ये जो है क्या करते थे, तो ये मांस को भी खाते थे और जो फल और सब्जियां हो गई उन्हें भी खाया करते थे. तो ये सर्वाहारी थे, ओमनिवोरस हुआ करते थे. हैड एक्सपर्ट्स हैंड. इनके पास विशेषज्ञ हाथ थे. डेवलप द पावर ऑफ थिंकिंग. इनके पास जो है सोचने की शक्ति काफी अच्छी हुआ करती थी या फिर सोचने की शक्ति इनकी अच्छी विकसित थी. प्रोड्यूसिंग आर्ट. इन्होंने सबसे पहले कला का निर्माण किया. मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स एंड सेंटिमेंट्स. तो अधिक परिष्कृत उपकरण और भावनाएं इनमें सबसे पहले विकसित हुई. They become lighter in size and the brain size reduced to 1300 cc. आधुनिक मानव का आकार छोटा हो गया तथा कपाल क्षमता जो है वो भी घटकर 1300 सीसी तक रह गई, जबकि हमने क्रो-मैग्नन मैन की कितनी देखी, लगभग 1600 सीसी तक उनके पास थी. तो हमने कहा जो मॉडर्न है मैन है वो पृथ्वी पर मौजूद सभी मानव उसी में शामिल रहते हैं. हमने कहा ये कैसे थे, तो यह सर्वाहारी थे. इनके पास विशेषज्ञ हाथ थे. इनके पास सोचने की शक्ति जो है वो काफी अच्छी थी. ये कला का इस्तेमाल किया करते थे या सबसे पहले कला का निर्माण इन्होंने ही किया. अधिक परिष्कृत उपकरणों का और भावनाओं का इनमें विकास हुआ. क्रेनियल कैपेसिटी इनकी कितनी है, 1300 सीसी तक. तो ये पूरा है मॉडर्न मैन के बारे में. जैसे कि हमने कहा ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या हो जाएगा, होमो सेपियन सेपियंस. तो ये हो गए मॉडर्न मैन जिनके पास क्या थे, तो ये काफी विकसित हो गए. इनके पास सभी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध थी. तो ये पूरा था हमारे पास ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में. थैंक यू.